हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइव शिल्प एकेडमी। लाइव शिल्प एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जियोमेट्री चैप्टर शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो जियोमेट्री क्या होता है? जियोमेट्री फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक, जियो मतलब होता है अर्थ एंड मेजरमेंट मतलब होता है, सॉरी, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। तो अर्थ का मेजरमेंट, ज्योमेट्री मतलब अर्थ का मेजरमेंट। ठीक। तो ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है दैट स्टडीज द शेप्स, साइज, पोजीशन, एंगल, डायमेंशन ऑफ थिंग्स, डायमेंशन ऑफ मटेरियल्स। तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के एंगल्स, उनके साइज, उनके शेप, उनके डायमेंशंस, मतलब उनके डायमेंशंस के बारे में हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम पढ़ते हैं तो वो जो स्टडी होता है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। मतलब जो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं, एंगल के बारे में पढ़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब आप एक ज्योमेट्री का पार्ट है वो, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस के आधार पे ज्योमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्लेन ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। जैसे आपने पढ़ा होगा ये क्या आपका, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? टू डायमेंशनल फिगर है ये। क्योंकि इनको बनाने के लिए आपको दो डायमेंशंस की ही जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ज्योमेट्री, क्योंकि ये एक आप एक 2D प्लेन में बना सकते हैं। ठीक। जैसे फ्लैट शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, ये सब क्या होते हैं? 2D शेप होते हैं। ठीक। इनको ड्रॉ करने के लिए आपको लेंथ एंड विड्थ चाहिए। नाउ 2D शेप, 2D शेप्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ओपन शेप्स एंड क्लोज शेप्स। अभी जो हमने पढ़ा, ये सब क्या है? ये सब क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड शेप्स है, क्लोज्ड फिगर है। अब आप बोलो सर ओपन फिगर क्या होता है? ओपन फिगर ये हो गया, ये लीजिए, ये ओपन फिगर है। ये क्या है? ओपन फिगर है। क्लोज फिगर मतलब चारों साइड से क्या होना चाहिए? आपका जो जो एरिया है, जो प्लेन है, वो इनक्लोज होना चाहिए। मतलब नहीं समझ में आया आपको? से देखिए, ये क्या है? एक क्लोज फिगर है। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही पोजीशन पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और अगर एंड पॉइंट कहीं और बना दिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, एंड पॉइंट यहाँ, तो ये फिगर कैसा हो गया? ओपन फिगर। ओके। तो कैन बी शेप और फिगर हुज लाइन सेगमेंट और कर्व्स डू नॉट मीट। यही मैंने बोला, दे डू नॉट स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट सेम, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम नहीं है। ओके। नाउ हम आते हैं क्लोज्ड शेप्स पे। क्लोज्ड शेप्स आर ज्योमेट्रिक शेप्स दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट। जैसे अगर मैं ये लेता हूं, मैं स्टार्टिंग पॉइंट, अब मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ठीक। तो देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है? दोनों एक ही पॉइंट पे है, एक ही जगह मीट करते हैं। आगे पढ़ते हैं पॉइंट क्या होता है। अभी हमने पॉइंट पॉइंट पढ़ा, तो ये पॉइंट क्या होता है? तो अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बोलूं, पॉइंट जैसा कुछ भी नहीं होता है इस संसार में, या मैथमेटिक्स में पॉइंट कुछ भी नहीं होता। लेकिन सर आप बोलो सर यहाँ तो लिखा हुआ है कि ए पॉइंट इज ए प्रिसाइज लोकेशन, इज ए प्रिसाइज लोकेशन और प्लेस ऑन ए प्लेन, ए डॉट यूजुअली रिप्रेजेंट्स देम। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे आपको बतलाना है कि ये यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको ये पॉइंट ए है, आप बोलो सर दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पॉइंट ए बना रहे हो आप? दिखाओ तो सही। अब मैं कहूँ अब दिखा पॉइंट ए, यस सर, अब मुझे पॉइंट ए दिख गया। तो मैं इसी चीज को, मतलब आपको दिखलाने के लिए कि पॉइंट ए देखो यहाँ पे है, यहाँ पॉइंट ए है, इस चीज को दिखलाने के लिए मैं क्या करता हूँ? पॉइंट का यूज करता हूँ। बट पॉइंट मतलब क्या है कि यहाँ एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन, मतलब ये जो एक पोजीशन है प्लेन में, उस पोजीशन को दिखलाने के लिए मैं आपको
क्या यूज करता हूँ? डॉट का, पॉइंट का यूज करता हूँ। तो पॉइंट मतलब पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन की कोई एग्जैक्टनेस थोड़ी होती है। पोजीशन की अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्ट पोजीशन बताओ पॉइंट ए का, तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अभी अगर मैं इतना मोटा पॉइंट बनाया हूँ सर, आप बोलो सर सर ये रहा पॉइंट ए, तो मैं अगर बोल दूं यहाँ पे, मैं बोल दूं सपोज करो कि मैं बोल दूं कि ये पॉइंट बी है, तो ये जो पोजीशन मैंने बताया स्पेस मतलब प्लेन ए बी, प्लेन में, इस प्लेन में जो मैंने पोजीशन बी का बतलाया वो मैंने इतना छोटा बनाया, तो वो भी एक छोटा सा डॉट मैंने कर दिया। देखिए ए का जो पोजीशन बनाने के लिए मैंने इतना मोटा डॉट बनाया, और बी का पोजीशन बताने के लिए मैंने छोटा सा डॉट बनाया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन वहां पे एक पोजीशन है, बी एक पोजीशन है जो कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैंने इतने छोटे डॉट से बनाया है। अगर मैं उस डॉट को और छोटा करता जाऊं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दूं, तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वहां एक पोजीशन है। डॉट जहां बनाए वो एक पोजीशन है। तो हम डॉट जैसा कुछ होता नहीं, हम बस सिर्फ यूज करते हैं आपको दिखलाने के लिए। अगर हम डॉट को ना बनाए तो ज्योमेट्री में पढ़ ही नहीं पाएंगे, ट्रायंगल सर्कल कुछ नहीं बनेगा, लाइन कुछ भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्योंकि देखिए, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट इज नॉट ए थिंग बट ए प्लेस, जो अभी मैंने बोला। ऑल्सो नोट दैट पॉइंट हैज नो डायमेंशन, प्रीफरेबली इट हैज ओनली पोजिशन। क्या कोई दुनिया में ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं जिसकी कोई डायमेंशन नहीं हो? इवन तो मैं ये कहता हूं कि आप एक ऑब्जेक्ट को, अगर एक ऑब्जेक्ट जो डायमेंशन लेस हो, उसकी कोई ना विड्थ हो, ना लेंथ हो, ना हाइट हो, ऐसा ऑब्जेक्ट दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसीलिए पॉइंट जैसा कुछ होता नहीं है, हम बस सिर्फ इस, बस एक एग्जैक्ट पोजीशन को दिखलाने के लिए हम यूज करते हैं। ओके। लाइन, अब देखिए अगर पॉइंट जैसा कुछ नहीं होता है ना, तो लाइन जैसा भी कुछ भी नहीं होता। अब ये मैंने लाइन जो बनाया है ना, वो पॉइंट को क्या किया, पॉइंट को टच करते करते, पॉइंट को एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट के बाद ऐसे हम लाइन क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें देखिए, लाइन इज ए स्ट्रेट, नो कर्व, हैविंग नो थिकनेस, एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। मतलब इसका कोई एंड नहीं है लाइन का, कोई एंड नहीं है लाइन का। तो लाइन की भी थिकनेस नहीं होती। अब बताइए, अगर जीरो थिकनेस हो तो क्या आप लाइन को देख सकते हो? अब मैंने ये बनाया, देखिए अब मैं इसे और पतला लाइन बना दूं, तो इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है। अब मैं एक और लाइन बना दिया, उसकी थिकनेस ही नहीं है। आप बोलो सर वो लाइन तो दिख ही नहीं रहा मेरे को, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि लाइन जैसा कुछ होता ही नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that it is a combination of infinite points together to form a line, जो मैंने अभी यहाँ पे बना के आपको दिखलाया है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट बना दिया मैंने, फिर ये एक पॉइंट, फिर ये एक पॉइंट, फिर ये एक पॉइंट, ऐसे बिल्कुल अगर मैं टच कर दूँ ना, जैसे ये रहा एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे अगर मैं करता जाऊँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। In geometry, we have horizontal line and vertical line, which are x-axis and y-axis respectively. आपने पढ़ा होगा कि ये होता है x एक्सिस और ये होता है वर्टिकल लाइन y एक्सिस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जिनके हर पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन ए प्लेन इज कांस्टेंट देन दे आर नोन एज पैरेलल लाइन। इस लाइन L1 के किसी भी पॉइंट को आप एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक, और उस पॉइंट से लाइन L2 का अगर कोई पॉइंट आप लेंगे तो उनके बीच जो एक डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा हमेशा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच डिस्टेंस अगर फिक्स है तो वो होंगे पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब होता है कि वो एक कॉमन पॉइंट को शेयर करते हैं, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट शेयर हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्या है, वो एक कॉमन पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं, हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और ये पॉइंट जो एक्स है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन,
तो ए ट्रांसवर्सल लाइन इन ज्योमेट्री पासेस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे ये हो गया, तो ये जो लाइन एल बनाया ना मैंने, ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ट्रांसवर्सल लाइन का डेफिनेशन पढ़िए, ए ट्रांसवर्सल लाइन इन जियोमेट्री पासेस थ्रू टू लाइंस। देखिए लाइन L1 और L2 passes through two lines L1 and L2 in the same plane at two distinct point। सेम प्लेन और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो क्या करते हैं, पास कर वो करते हैं। जैसे ये पॉइंट P1 मान लिया और ये पॉइंट P2 हो गया। इट इंटरसेक्ट्स टू लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इट इंटरसेक्ट टू लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये दो लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। सो इंटरसेक्शन कॉज्ड बाय ट्रांसवर्सल फॉर्म्स सेवरल एंगल्स। सो इंटरसेक्शन जो होता है ट्रांसवर्सल के द्वारा जो बनाया जाता है, वो सेवरल एंगल्स फॉर्म करते हैं। जैसे ये एंगल 1 मान लीजिए, ये एंगल 2, ओके, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7, ये हो गया एंगल 8। तो 8 एंगल्स फॉर्म करते हैं। एंड दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक, अब ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है और नॉन पैरेलल लाइंस। मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन एल जो है वो दो नॉन पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, अब देखिए इसमें होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, when a transversal line cuts two parallel lines several angles are formed by these two intersection। जैसे कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं तो भी बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन कब, इस टाइप के क्वेश्चन, इस पोर्शन से क्वेश्चन कहाँ पे आता है, जहां पे एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये देखिए, अब ये क्या है, आपको पता है कि लाइन L1 जो है, लाइन L2 क्या है, ये आपस में पैरेलल लाइंस है। और लाइन L क्या है, लाइन L हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल 1, एंगल 5, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली एंगल 2, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग, एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8 आपस में ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ये इससे करस्पॉन्डिंग है, 2 6 से करस्पॉन्डिंग और 4 8 से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक, अब देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 एंड 6, 3 एंड 6, ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इसको मैंने बनाया ग्रीन कलर से। ठीक, अब देखिए, अब मैं बना यूज करता हूँ ब्लैक कलर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंड 8। अब देखिए 1 और ये हो गया 8, ये हो गया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल है, बिल्कुल बाहर है, लाइन से बाहर। 2 एंड 7 ये भी क्या है, बिल्कुल बाहरी एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब एक होता है को इंटीरियर एंगल। क्या होता है, को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, उनको भी देख लेता हूं मैं। ठीक, 3 एंड 5, देखिए 3 और 5 ये वाले एंगल, ये क्या हो गए, और 4
और 6 क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल। ओके, चलिए इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। क्या कह रहा है कि इफ AF इज मतलब ये वाली लाइन is parallel to GJ and AH is parallel to CH and AH is parallel to CE, एंगल GDA ये वाला एंगल 105 है। फाइंड एंगल FBC, FBC ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल थीटा कितना होगा। ओके, अब देखिए, अब कैसे करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 105 एंगल है तो ये क्या है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है ना, कि क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होते हैं वो होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक, या ऐसे देखिए कि अगर अगर मैं ये पैरेलल लाइन है तो अगर ये कितना आपका, अगर ये आपका है 75, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या हो जाएगा 75, क्योंकि ये जो लाइन ए एच है ना, लाइन ए एच जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, किसके लिए, ए बी और जी जे का ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये 75 हो गया, तो ये भी 75 हो जाएगा, और ये 75 हो गया, तो ये वाला भी कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए, आपको मैंने क्या होता है कि ऑल्टर्न ये आपस में इक्वल होते हैं, वन जो है ना वो क्या होता है 5 के इक्वल होता है, 1 5 के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगल 1 जो होता है ना एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक, सिमिलरली अब इसमें क्या है, आप इसमें देखिए, इसमें ए, तो इसमें 3 और 5 क्या है, 3 और 5 हमारे क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल है ये, तो ये अगर 75 है तो ये भी मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए सिमिलरली M1 जो है वो किसके पैरेलल है, M2 के, और AC एंड BC आर बाइसेक्टर, AC एंड BC आर एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर है, तो अब क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, ACB कितना हो जाएगा, तो ACB तो आई थिंक ACB 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स और वाई के टर्म में लिखे एंगल सी को, तो वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, एक्स, अब देखिए बी, बी सी क्या है, बी सी पैरेलल है एफ ई के, तो जो लाइन हमारा ये है ए एफ, मतलब सॉरी ये जी, ई जी का, ई जी के पैरेलल है, तो ये जो लाइन, ये जो लाइन है ए एफ जो लाइन है वो क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, किसके, इन दो पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन होगा ए एफ। अब देखिए, तो अगर मैं कहूँ कि ये एंगल अगर आपका, ये एंगल 128 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका 128, और ये अगर 128 है तो ये कितना हो जाएगा 52, सॉरी 40, सॉरी हाँ 52 होगा, 52, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 52 माइनस 20 मीन्स 108 हो जाएगा, 108 डिग्री आएगा एक्स। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसको, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। हेलो एवरीवन,
वेलकम टू लाइव सिल्प एकेडमी। आप सभी का स्वागत है लाइव सिल्प एकेडमी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज टू, मतलब सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब जैसे कि ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, और ये एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए बी सी एक ट्रायंगल में मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल आपका बी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए प्लस बी। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जिसको हमको फाइंड करना है, ये एंगल क्या है, ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ए प्लस बी। कैसे क्या हो गया आपका, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं इसको। और ये क्या कह रहा है इसमें कि एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल है ए और बी, इनका सम होगा ये ए प्लस बी। अब देखिए, आपको पता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है। तो 180 माइनस दिस और प्लस दिस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इसीलिए ये क्या है, ए प्लस बी एंगल आएगा। ओके। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी था। क्या कह रहा है, इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, मान लीजिए ये ए है ये बी है, देन द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। मतलब अब मान लीजिए बी की लेंथ क्या है, ए से ज़्यादा है, तो एंगल थीटा है। मान लीजिए बी के अपोजिट एंगल थीटा है और ए के अपोजिट एंगल अल्फा है। तो जो एंगल थीटा है वो एंगल अल्फा से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा जो है वो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एक बड़े साइड के अपोजिट है। ट्रायंगल के एक ऐसे साइड के अपोजिट है जिसका लेंथ दूसरे साइड से ज़्यादा है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल में ए बी, मान लीजिए सॉरी ये कैपिटल ए है, ये है कैपिटल बी कैपिटल सी, ए बी सी। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड, मान लीजिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, ए प्लस सी बी से बड़ा होगा। ओके। बी प्लस सी ए से बड़ा होगा। तो वो यही कर रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक। अच्छा, मान लो कि अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ तो मान लीजिए कि ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर हो जाए, तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ दिक्कत क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल का एक साइड है, मान लीजिए इसका लेंथ है 9 मीटर। ठीक। एक साइड है इसका, ए है इक्वल टू 9 मीटर, मान लीजिए बी है आपका 5 मीटर, और सी है ए प्लस बी, सी मतलब ए प्लस बी के बराबर है। तो 9 + 5 कितना हो गया, 14 मीटर हो गया। ऐसे समझ लीजिए। ठीक। अब मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसके तीन साइड्स ये हैं, ए कितना है 9, बी कितना है 5, और सी कितना है 14। मतलब सी है ए प्लस बी हो जाए तो देखिए अगर 9 मीटर मैंने बना दिया ए, ठीक, और अगला मैंने बना दिया 5 मीटर का बी, तो ये बनेगा मेरा सी। ठीक। चलिए, अच्छा मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये 9 बना दिया और बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने 5 बना दिया। तो ये मान लीजिए ए है, ये है बी, तो 9 + 5 ये पूरा लेंथ मान लीजिए ए बी सी। ए से सी कितना है, ए बी सी। इस वाले स्ट्रेट लाइन में ए से सी की लेंथ है 14 मीटर, और यहाँ पे देखिए ए से सी क्या दिया हुआ 14 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा।
तो अगर कोई भी किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड के बराबर हो जाए तो उस केस में आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो लेंथ सी है ना, ये जो लेंथ सी है, एसी का लेंथ सी जो है वो हमेशा ए प्लस बी से छोटा होगा। क्यों? एक एक बात बताइए, आपको एक पॉइंट ए से, सपोज कीजिए कि आपको एक पॉइंट ओ से सी जाना है। एक रास्ता तो ये हो गया और दूसरा रास्ता ये है ग्रीन कलर वाला। तो ऑब्वियस बात है, पहले आप यहाँ ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे, ये डिस्टेंस हो गया। और ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही आपको जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसी का जो सम है, एसी का जो लेंथ है, वो ए बी प्लस बी सी से क्या होगा? ऑलवेज कम होगा, बिल्कुल कम होगा। ठीक, चलिए। अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। बात वही हो गया, कैसे? ए इज लेस देन इक्वल टू, क्या मैं इस चीज को मतलब ए माइनस बी को मतलब द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बात वही हो गया ना कि सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर मैं बी को इधर लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा? ए विल बी ग्रेटर देन सी माइनस बी विल बी ग्रेटर देन ए माइनस सी, एंड सी विल बी ग्रेटर देन बी माइनस ए। तो ये, इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, मतलब सी और बी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस, बी और ए का डिफरेंस हमेशा किसी भी साइड से क्या होगा? छोटा होगा। तो एक ही प्रॉपर्टी 4 से प्रॉपर्टी 5 को हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये एक कोई नया प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी 4 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे 90 डिग्री। एरिया दिया 30 टाइम्स इट ऑफ इज न्यूमेरिकली 30 टाइम्स इट्स हाइट। मान लीजिए हाइट कितना है? 30 x है। ठीक, तो एरिया कितना हो गया? मान लीजिए हाइट, सॉरी हाइट मान लीजिए एक्स है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 30x। अब पूछ रहा है बेस कितना होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू दिया 30x। एक्स से एक्स कैंसिल, बी इक्वल टू हो गया 60 यूनिट। बी कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। The hypotenuse, the hypotenuse of a right angle triangle, right angle triangle का जो hypotenuse होता है is 39 सेंटीमीटर, and the difference of the other two sides are 21 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये A है तो ये A प्लस 21 होना चाहिए। अब कह रहा है कि एरिया क्या होगा ट्रायंगल का। सबसे पहले एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? 1/2 बेस इंटू हाइट। ना आपको हाइट पता है ना बेस पता है, लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइट और बेस दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, मतलब a+2 का होल 21 का होल स्क्वायर। देखिए एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? a+21 का होल स्क्वायर प्लस बेस मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 39 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 441, 441 21 का होल स्क्वायर होता है, प्लस 2ab मतलब 42a प्लस ए स्क्वायर। और 39 का स्क्वायर कितना होता है? 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521, 1521 होता है। ओके, अगर इसको मैं फर्दर लिखूं तो 2a² प्लस 42a, फिर 1521 माइनस 441, ये हो गया 0801 माइनस 1080 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 21a माइनस 540 इज इक्वल टू 1। 54 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 20,
और इसको थोड़ा सा और मैं लिखूं, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा 20, और 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैंने 550 को 540 को लिख दिया उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि देखिए 5 3 जा 15 एंड 4 9 जा 36। तो दो नंबर मैं लूंगा, क्या क्या दो नंबर लूंगा, 15 एंड 36। क्योंकि 15 और 36 के बीच का डिफरेंस होता है 21, और इन दोनों का सम होना चाहिए -b/a, मतलब -21। अब आप बोलोगे सर ये सब क्या कर रहे हैं, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, चलिए, अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ से ए की दो वैल्यू आएगी, +15 एंड -36। तो हम इसका आंसर क्या लेंगे, +15 लेंगे। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, +15, और दूसरा नंबर आएगा 36। एरिया निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 18 जा 180 प्लस 90, मतलब 270 क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा। ओके, द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ए पेरीमीटर ऑफ 18 मीटर इज। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है तो वो कितना होता है, 3a। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 मीटर। ए कितना आ गया, 6। और आपको पता हो कि अगर ये जो परपेंडिकुलर होता है, और ये मान लीजिए ए इक्वल टू 6 दिया है, ये एंगल होता है 60 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 6 साइन परपेंडिकुलर, या हाइट को हम क्या लिखेंगे, 6 साइन 60 डिग्री। तो 6 इंटू साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। तो ये हो जाएगा 3√3। आपका क्या आ गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया। और ये आपके CUET 2023 का क्वेश्चन है। तो आप अपने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन का लेवल देखिए, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। करते हैं कि इफ ए एंड बी आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 10 and whose area is 20, then find the value of a plus b का होल स्क्वायर। ये है a और परपेंडिकुलर है आपका b। लेट सपोज कर लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको b मान एज्यूम करेंगे, परपेंडिकुलर को a एज्यूम करके चलेंगे, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। ओके, एरिया कह रहा है, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या दे रखा है, 20। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मान लीजिए, मैंने अभी परपेंडिकुलर को मैं बी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। तो तो परपेंडिकुलर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ गया 100। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, 40। तो 2 इंटू 40। तो इस टोटल वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आएगा 180। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए। अगर मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका हर साइड कितना है, एक्स। तो √3/4 x² होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के बराबर है। और हाइट दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है बी। तो हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो x
साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बी। तो एक्स कितना हो जाएगा बी अपॉन साइन 60 डिग्री √3/2। टू चला जाएगा ऊपर। अब x को √3/4, एक्स को मैं क्या लिख दूंगा 4b² अपॉन 3। 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3। तो अगर देखूं मैं b² अपॉन ए हो जाएगा √3। तो ये इसका आंसर आएगा क्या, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके। वेलकम टू लाइव सिल्प एकेडमी। आप सभी का स्वागत है लाइव सिल्प एकेडमी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज टू, मतलब सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था द सम ऑफ द थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब जैसे कि ये मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और ये एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है। और ए बी सी एक ट्रायंगल में मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल आपका बी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस बी। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल जिसको हमको फाइंड करना है, ये एंगल क्या है, ये एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ए प्लस बी। कैसे? और ये क्या कह रहा है इसमें कि एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल है ए और बी, इनका सम होगा ये ए प्लस बी। अब देखिए आपको पता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन है। तो 180 माइनस दिस और प्लस दिस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। इसीलिए ये क्या है ए प्लस बी एंगल आएगा। ओके। बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी था। क्या कह रहा है इफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर नॉट इक्वल। इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर नॉट इक्वल, मान लीजिए ये ए है ये बी है, देन द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। मतलब अब मान लीजिए बी की लेंथ क्या है ए से ज़्यादा है, तो एंगल थीटा है। मान लीजिए बी के अपोजिट एंगल थीटा है और ए के अपोजिट एंगल अल्फा है। तो जो एंगल थीटा है वो एंगल अल्फा से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा जो है वो अपोजिट है, किसके अपोजिट है, एक बड़े साइड के अपोजिट है। ट्रायंगल के एक ऐसे साइड के अपोजिट है जिसका लेंथ दूसरे साइड से ज़्यादा है। अब देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल में ए बी, मान लीजिए सॉरी ये कैपिटल ए है, ये है कैपिटल बी कैपिटल सी, ए बी सी। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड, मान लीजिए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, ए प्लस सी बी से बड़ा होगा। ओके। बी प्लस सी ए से बड़ा होगा। तो वो यही कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक। अच्छा मान लो कि अगर ग्रेटर देन नहीं हुआ, तो मान लीजिए कि ए प्लस बी जो है वो सी के बराबर हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ दिक्कत क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल का एक साइड है, मान लीजिए इसका लेंथ है 9 मीटर। ठीक। एक साइड है इसका ए है इक्वल टू 9 मीटर, मान लीजिए बी है आपका 5 मीटर और सी है ए प्लस बी, सी मतलब ए प्लस बी के बराबर है। तो 9 + 5 कितना हो गया 14 मीटर हो गया। ऐसे समझ लीजिए। ठीक। अब मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसके तीन साइड्स ये हैं। ए कितना है 9, बी कितना है 5 और सी कितना है 14। मतलब सी है ए प्लस बी हो जाए तो देखिए अगर 9 मीटर मैंने बना दिया ए, ठीक, और अगला मैंने बना दिया 5 मीटर का बी, तो ये बनेगा मेरा सी। ठीक। चलिए
अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये 9 बना दिया और बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने 5 बना दिया। तो ये मान लीजिए ए है, ये है बी। तो 9 प्लस 5 ये पूरा लेंथ मान लीजिए ए बी सी। ए से सी कितना है? ए बी सी। इस वाले स्ट्रेट लाइन में ए से सी की लेंथ है 14 मीटर। और यहाँ पे देखिए ए से सी क्या दिया हुआ 14 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी सी क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। तो अगर कोई भी किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड के बराबर हो जाए तो उस केस में आपको ट्रायंगल नहीं मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो लेंथ सी है ना, ये जो लेंथ सी है, ए सी का लेंथ सी जो है वो हमेशा ए प्लस बी से छोटा होगा। क्यों? एक एक बात बताइए। आपको एक पॉइंट ए से सपोज कीजिए कि आपको एक पॉइंट ओ से सी जाना है। एक रास्ता तो ये हो गया और दूसरा रास्ता ये है ग्रीन कलर वाला। तो ऑब्वियस बात है, पहले आप यहाँ ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे। ये डिस्टेंस हो गया और ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही आपको जाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एसी का जो सम है, एसी का जो लेंथ है वो ए बी प्लस बी सी से क्या होगा? ऑलवेज कम होगा, बिल्कुल कम होगा। ठीक। चलिए, अब क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। बात वही हो गया, कैसे? ए इज लेस देन इक्वल टू, क्या मैं इस चीज को मतलब ए माइनस बी को मतलब द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बात वही हो गया ना कि सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर मैं बी को इधर लेकर आऊं तो ये क्या हो जाएगा? ए विल बी ग्रेटर देन सी माइनस बी, बी विल बी ग्रेटर देन ए माइनस सी, एंड सी विल बी ग्रेटर देन बी माइनस ए। तो ये इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, मतलब सी और बी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस, बी और ए का डिफरेंस हमेशा किसी भी साइड से क्या होगा? छोटा होगा। तो एक ही प्रॉपर्टी 4 से प्रॉपर्टी 5 को हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये एक कोई नया प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी 4 का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ट्रायंगल के ऊपर। द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे 90 डिग्री। एरिया दिया 30 टाइम्स इट ऑफ इज इज न्यूमेरिकली 30 टाइम्स इट्स हाइट। मान लीजिए हाइट कितना है? 30 एक्स है। ठीक, तो एरिया कितना हो गया? मान लीजिए हाइट मान लीजिए एक्स है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 30x। अब पूछ रहा है बेस कितना होगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू दिया 30x। एक्स से एक्स कैंसिल, बी इक्वल टू हो गया 60 यूनिट। बी कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। The hypotenuse of a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है इज 39 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स आर 21 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये ए है तो ये ए प्लस 21 होना चाहिए। अब कह रहा है कि एरिया क्या होगा ट्रायंगल का। सबसे पहले एरिया के लिए आपको क्या चाहिए? 1/2 बेस इंटू हाइट। ना आपको हाइट पता है ना बेस पता है, लेकिन आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइट और बेस दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, मतलब a प्लस टू का होल 21 का होल स्क्वायर। देखिए एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? ए प्लस 21 का होल स्क्वायर प्लस बेस मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 39 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 441, 441 21 का होल स्क्वायर होता है, प्लस 2ab मतलब 42a प्लस ए स्क्वायर। और 39 का स्क्वायर कितना होता है? 1521, 1521 होता है। ओके, अगर इसको मैं फर्दर लिखूं तो 2a स्क्वायर प्लस 42a
फिर 1521 माइनस 441, ये हो गया 0801 माइनस 1080 इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड कर दीजिए, 21 a माइनस 540 इज इक्वल टू 1। एंड 54 को मैं लिख सकता हूँ 27 × 20, और इसको थोड़ा सा और मैं लिखूँ, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 27 होता है 3 × 3 × 3। तो मैंने 540 को लिख दिया उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि देखिए 5 3 जा 15 एंड 4 9 जा 36। तो दो नंबर मैं लूंगा, क्या क्या दो नंबर लूंगा, 15 एंड 36। क्योंकि 15 और 36 के बीच का डिफरेंस होता है 21, और इन दोनों का सम होना चाहिए -b/a, मतलब -21। अब आप लोग सर ये सब क्या कर रहे हैं, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, चलिए अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस होना चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहाँ से ए की दो वैल्यू आएगी, +15 एंड -36। तो हम इसका आंसर क्या लेंगे, +15 लेंगे। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, +15, और दूसरा नंबर आएगा 36। एरिया निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 18 जा 180 प्लस 90, मतलब 270 क्या आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा। ओके, the altitude of an equilateral triangle having a perimeter of 18 मीटर is, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है तो वो कितना होता है, 3a। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 मीटर। a कितना आ गया, 6। और आपको पता हो कि अगर ये जो परपेंडिकुलर होता है, और ये मान लीजिए a इक्वल टू 6 दिया है, ये एंगल होता है 60 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 6 साइन परपेंडिकुलर, या हाइट को हम क्या लिखेंगे, 6 साइन 60 डिग्री। तो 6 × साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। तो ये हो जाएगा 3√3। आपका क्या आ गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आ गया। और ये आपके CUET 2023 का क्वेश्चन है। तो आप अपने पेपर में पूछे गए क्वेश्चन का लेवल देखिए, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। कि इफ A and B are the lengths of two sides of the right angle triangle whose hypotenuse is 10 and whose area is 20, then find the value of a plus b का होल स्क्वायर। ये है a और परपेंडिकुलर है आपका b। लेट सपोज कर लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसको b मान एज्यूम करेंगे, परपेंडिकुलर को a एज्यूम करके चलेंगे, तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है। ओके, एरिया कह रहा है, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्या दे रखा है, 20। तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मान लीजिए, मैंने अभी परपेंडिकुलर को मैं बी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। तो तो परपेंडिकुलर हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब 100। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ गया 100। हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला आपको याद हो, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, प्लस ए बी का वैल्यू कितना है, 40। तो 2 × 40। तो इस टोटल वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आएगा 180। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए, अगर मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
जिसका हर साइड कितना है x, तो √3/4 एक्स स्क्वायर होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के बराबर है। और हाइट दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है बी। तो हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो x साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा b, तो x कितना हो जाएगा b अपॉन साइन 60 डिग्री √3/2, टू चला जाएगा ऊपर। अब x को √3/4, x को मैं क्या लिख दूंगा 4b² अपॉन 3, 4 से 4 कैंसिल, √3 से √3, तो अगर देखूं मैं b² अपॉन a हो जाएगा √3। तो ये इसका आंसर आएगा क्या, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ओके। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। सो बहुत सारे तरीके होते हैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के, और जो सबसे पहला तरीका है वो है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एस मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड, एस मतलब होता है साइड एंगल साइड। जैसे आपके सामने जैसे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, अब देखिए, अब ये दो ट्राइंगल आपके सामने दिए हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है वो साइड्स जिनकी पोजीशन दोनों ट्राइंगल में सेम होती है। पोजीशन मतलब जैसे अगर आप ट्रायंगल ए बी की बात कीजिए तो ट्रायंगल ए बी में साइड ए बी के पोजीशन ये है, साइड ए बी आपका कुछ ऐसे है, मतलब ऐसे साइड ए बी है। सिमिलरली सिमिलरली आपके ट्रायंगल डी ई एफ में साइड डी ई जो है वो भी इसी पोजीशन में है, जिस पोजीशन में साइड ए बी है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, सिमिलरली उसी पोजीशन में साइड डी ई है ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का। ट्रायंगल ए डी ई में, ट्रायंगल ए डी ई में साइड जो डी ई है उसका पोजीशन सेम है जो पोजीशन साइड ए बी का है ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दोनों जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड साइड डी ई इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो दोनों जो साइड हैं ए बी और डी ई वो क्या है, आपस में इक्वल है। सिमिलरली जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स बी सी है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ है इन ट्रायंगल डी ई एफ, वो दोनों साइड्स भी सेम है करेस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनके बीच की जो इंक्लूडेड एंगल है ये क्या है, ए included angle of the other triangle। मतलब if two sides and the included angle of one triangle is equal to the corresponding sides and the included angle of other triangle। तो included angle क्या होता है, ये एंगल जो B है इसको बोलते हैं included angle, यही है हमारा included angle। ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंक्लूडेड एंगल। तो यही कह रहा है कि जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर है। तो इस तीन कंडीशन से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो क्या है, वो है हमारा कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ओके, और ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल, तो ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल को प्रूव कर दिया कि दो गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब मैं दूसरे तरीके से प्रूव करूंगा कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। एंगल साइड एंगल अगर गिवन है, अगर ये साइड ए बी, मतलब अगर साइड ए बी जो है
साइड DE के बराबर है और एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल E के बराबर है, अगर ये दो चीज मुझे दिया हुआ है, दो ट्रायंगल ABC एंड DEF के बारे में ये रिलेशन अगर दिया है, अगर दो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF के बारे में अगर ये कंडीशन दिया हुआ है कि उनके बीच ये रिलेशन है, तो इतने कंडीशन से मैं प्रूव कर सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, क्योंकि उनमें साइड भी सेम है और एक एंगल, दो एंगल क्या है, सेम है। ठीक, तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड है, मतलब दो एंगल के बीच वाला साइड, मतलब एक ऐसा साइड जो कि वो दोनों एंगल इंक्लूड करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, इसको हम इंक्लूडेड एंगल क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये जो एंगल बी है ABC में, वो दोनों साइड वो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड इंक्लूड कर रहे हैं, दोनों साइड में वो एंगल है, मतलब वो एंगल दोनों साइड से मिलके बना है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड का इंक्लूजन होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। सिमिलरली यहाँ पे इंक्लूडेड साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो एंगल जो इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, उस वो दोनों एंगल क्या है, इस साइड से मिले हुए हैं, मतलब इस साइड के बिना वो दोनों एंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इंक्लूडेड साइड। तो इससे क्या प्रूव होता है कि एंगल साइड एंगल, पहले एंगल फिर साइड और फिर ये एंगल, अगर ये दोनों चीज दो ट्रायंगल में सेम है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। एक होता है साइड साइड साइड, ये सबसे इजी है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड अगर सेम हो गए, जैसे ए बी जो है वो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE है, ट्रायंगल DEF में। सिमिलरली साइड AC का जो कॉन्ग्रुएंट साइड है ट्रायंगल DEF में, वो क्या है, DF। सिमिलरली BC जो है वो क्या है, वो इक्वल है EF के, क्यों, क्योंकि EF क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है साइड BC का। ओके, तो अगर ये तीन साइड किसी भी दो ट्रायंगल का इक्वल हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं साइड 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 से तीन दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ध्यान से देखिए, if each of the sides of one triangle is equal to the corresponding side of other triangle, then both the triangles are congruent। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस, मतलब राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ द टू ट्राइंगल्स आर राइट एंगल ट्राइंगल, ध्यान से देखिए तो ट्राइंगल ABC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल DEF भी एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड हाइपोटेन्यूज एंड द वन साइड ऑफ one triangle are equal to the and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and the corresponding side of other triangle, then both triangles are congruent। तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर AC अगर DF के बराबर हो जाए, और हमें पता है कि AC क्या है, एंगल ट्रायंगल ABC का हाइपोटेन्यूज, एंड DF क्या है, ट्रायंगल ABC DEF का हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो और एक साइड भी इक्वल हो जाए, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं RHS कॉन्ग्रुएंस से। ओके, चलिए अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या होता है, दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सिमिलर
इफ दे आर सिमिलर इन शेप। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड है 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 है और ये भी 3 है, मतलब ये क्या है, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिमिलरली मैंने एक बड़े साइज का बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका हर साइड कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। ये कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, और ये रहा आपका ट्रायंगल ए बी सी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है, पहली चीज। और इन सिमिलर फिगर, इन सिमिलर फिगर्स द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सिमिलर फिगर में क्या होता है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। आपको पता है इसमें करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होता है। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब सपोज कीजिए यहाँ पे तो हमें पता है कि सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हर एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक। तो इक्वल एंगल्स, मान लीजिए ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये भी क्या है 60 डिग्री। तो ये कह रहा है कि अपोजिट अगर एंगल, देखिए अभी इस ट्रायंगल में मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब, लेकिन अभी मैं इसके बाद एक एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं एंगल्स क्या करूंगा, अलग अलग रखूंगा एंगल्स ट्रायंगल का। तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब है। वैसे जब हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, तो मैंने आपको बतलाया था करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब जो कि सेम पोजीशन में हो, जिसकी पोजीशन सेम हो। ओके, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने बतलाया है, ठीक। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि सिमिलर फिगर में जो रेशियो होता है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स के, वो इक्वल होते हैं। जैसे ए बी एंड डी ई, ठीक, इनका रेशियो कितना है, ए बी अपॉन डी ई का रेशियो कितना है, दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है 3/6, मतलब 1/2। सिमिलरली बी सी अपॉन ई एफ का रेशियो कितना है, 3/6, मतलब 1/2। सिमिलरली ए सी अपॉन डी एफ का रेशियो कितना है, 3/6, 1/2। तो रेशियो क्या है, अगर आप देखिए तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स, पहले ट्रायंगल के एंड दूसरे ट्रायंगल के, उन सबका रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है एंगल ए बी सी। ओके, अब मान लीजिए ये एक क्या है, ट्रायंगल है डी ई एफ, ये है 4 और ये है 8 और ये है 6, ठीक। अब इसे मान लीजिए ये एंगल को मैंने मान लिया थीटा, या मान लीजिए मैंने इसको मान लिया थीटा ही मान लेते हैं इसको, या इसको हम ले लेते हैं 100 डिग्री ले लेते हैं, और ये मान लीजिए 60 डिग्री और ये है आपका 20 डिग्री, ठीक। तो 100 डिग्री क्या है, 100 डिग्री किसके अपोजिट है, अगर आप ध्यान से देखिए तो 100 डिग्री जो है, अगर ये मेरा 100 डिग्री है तो ये 100 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। एंगल 100 के अपोजिट जो साइड है ट्रायंगल ए बी सी में, उस साइड का लेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब ए सी साइड सबसे लंबा, सबसे बड़ा साइड है किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। तो 100 एंगल सबसे बड़े वाले साइड के जस्ट अपोजिट है, तो इस ट्रायंगल में मुझे 100 यहां रखना पड़ेगा, ये 100 है। सिमिलरली 4 से छोटा होता है 3, तो 3
के अपोजिट अगर 60 डिग्री है तो 8 से छोटा होता है 6, तो 6 के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, और 4 के अपोजिट होगा 20 डिग्री। अभी भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे? रेशियो देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड का। अब करेस्पॉन्डिंग साइड बदल गया है। पहले जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था उसमें करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी था और डीई था लेकिन यहां पे करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, यहां पे करेस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा ई एफ। देखिए सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड वो साइड होता है जो इक्वल एंगल के अपोजिट होता है। ठीक इक्वल एंगल के अपोजिट होता है। आप बोलोगे सर आपने बोला था पोजीशन सेम होना चाहिए, वो मैंने बोला था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलैरिटी की केस में करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब ए बी है, ए बी का लेंथ कितना है 2, ई एफ का लेंथ कितना है 8। सिमिलरली बी सी है, ठीक बी सी 60 डिग्री के अपोजिट है, तो इसमें 60 डिग्री का अपोजिट कौन सा साइड है 6, तो बी सी हो गया 3/6 और 6 कौन सा है डीई। सिमिलरली ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी मतलब क्या हो गया 100 डिग्री वाले एंगल के जस्ट अपोजिट साइड, तो 100 डिग्री वाले एंगल का जस्ट अपोजिट साइड क्या है 8। अच्छा हमने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे 2 है 20 डिग्री के अपोजिट साइड, तो यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे 20 डिग्री के अपोजिट कौन सा है 4 है, तो यहाँ पे 8 नहीं होगा 4 होगा, 4 मतलब डी एफ, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई एफ। तो ए सी अगर 4 है तो ई एफ कितना होगा 8, और तीनों का रेशियो देखिए 1/2 1/2 1/2। तो आपने देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो क्या है अभी भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए बी सी वो क्या है सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये साइन होता है सिमिलैरिटी का, ये होता है सिमिलैरिटी का साइन। ये किसका साइन होता है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है सिमिलैरिटी का साइन। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर हम कहें कि कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, तो क्या है टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर तभी बोलेंगे, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, कि दो ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, इनको हम सिमिलर तभी बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर तभी होगा इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशियो, इन द सेम प्रोपोर्शन और रेशियो, मतलब कि अगर ये तीनों एंगल सेम हो गया, मान लीजिए ये है 60 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, क्या कह रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये 60 डिग्री है ठीक, ये भी क्या है मान लीजिए 60 डिग्री है, ये आपका हो गया 70 डिग्री, ये हो गया आपका 50 डिग्री ठीक। अब क्या ये जो है, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो क्या बोला करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब उनका पोजीशन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब देखिए अब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल हैं, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, क्या ये है 70 के जस्ट राइट में 50 है, 70 के जस्ट राइट में 50 है, 50 के जस्ट राइट में 60 है, 50 के जस्ट राइट में 60 है, यस।
अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ऐसे घुमा दूं, थोड़ा बहुत टिल्ट कर दूं, तो ये ट्रायंगल डी ई एफ के बिल्कुल क्या हो जाएगा, सिमिलर बन जाएगा। अभी भी सिमिलर है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा ये। तो क्या कह रहा है कि देयर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक, ये होता है ए रूल, कंडीशन फॉर ट्रायंगल टू बी सिमिलर। तो ये क्या होता है, एंगल एंगल कंडीशन। इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन दे आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल। अगर ये तीनों ट्रायंगल्स जो है ए बी सी के वो करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए ट्रायंगल बी डी ई एफ के, तो वो क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल ए बी का दे रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो ये तीनों अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ का, तो आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी ई एफ है वो क्या होगा, वो होगा सिमिलर। ठीक, अब देखिए थ्री में क्या होता है कि थ्री डायमेंशनल शेप्स होते हैं जिनको हमने पढ़ रखा है। और देखिए इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ पे, हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में मेंसुरेशन में। थ्री डायमेंशनल शेप, जैसे देखिए क्यूब, क्यूब का हम पूरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्यूब के ऊपर क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब क्या पढ़ेंगे हम, आपका हम पढ़ने वाले हैं उसमें मेंसुरेशन में।